क्लास 12th के सभी स्टूडेंट्स को मेरा बारंबार नमस्कार। मैं आपका मित्र अशोक नरवर। मेरे चैनल अशोक कुमार नरवर में आप सभी का स्वागत है। अब मैं भूगोल विषय का तीसरा चैप्टर अध्याय 3 जनसंख्या संगठन पॉपुलेशन कंपोजिशन इसको लेने वाला हूँ। इसके जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं मैं उनको लूँगा। महत्वपूर्ण प्रश्नों में सबसे पहले बहुविकल्पी प्रश्न लेंगे। बहुविकल्पी प्रश्नों में देखिए 2 प्रश्न हैं सामने वाले पेज पर, वो देखिए। तो बहुविकल्पी में लिखा हुआ है, विश्व में प्रति 100 स्त्रियों पर पुरुषों की संख्या 102 बताई गई है। फिर निम्नलिखित में से कौन सा आयु वर्ग कार्यशील जनसंख्या का है, या निम्नलिखित में से कौन सा आयु वर्ग कार्यशील जनसंख्या, कार्यशील मतलब काम करने वाले लोग। तो 6 से 14 वर्ष तक के लोग काम नहीं करते, 60 से ऊपर के लोग भी काम नहीं करते, 0 से 5 वर्ष के लोग भी काम नहीं करते, 15 से 59 वर्ष के लोग काम करते हैं। इसलिए यही कार्यशील जनसंख्या को दर्शाता है। तीसरा प्रश्न, निम्न में से किस देश का आयु लिंग पिरामिड त्रिभुजाकार है? त्रिभुजाकार, तो इसका आयु लिंग त्रिभुजाकार है। तीसरे का ख यानी नाइजीरिया का। भारत में साक्षरता दर ज्ञात करने के लिए किस आयु से अधिक वाली जनसंख्या को लिया जाता है? तो इसमें लिया जाता है आपकी गा नंबर में 7 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के लोगों को साक्षरता दर ज्ञात करने में लिया जाता है। निम्न में से कौन सी क्रिया प्राथमिक क्रिया नहीं है? तो ये जो संचार है ये प्राथमिक क्रिया नहीं है। वननीकी है, खनन है, कृषि है, ये प्राथमिक क्रिया है। संचार प्राथमिक क्रिया नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा घटक जनसंख्या के संगठन को प्रदर्शित नहीं करता है? निम्नलिखित में से कौन सा घटक जनसंख्या के संगठन को प्रदर्शित नहीं करता है? तो कौन प्रदर्शित नहीं करता? प्रजननशीलता, साक्षरता, लिंग, आयु, ये तो करते हैं लेकिन ये नहीं करता। चलिए रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। इसमें देखिए पहला जो है प्रश्न, जनसंख्या में स्त्रियों और पुरुषों की संख्या के बीच के अनुपात को कहा जाता है लिंगानुपात। यानी जनसंख्या में स्त्रियों और पुरुषों की संख्या के बीच के अनुपात को लिंगानुपात कहा जाता है। 60 वर्ष से अधिक आयु वाले लोग को प्रदर्शित करते हैं, वृद्ध जनसंख्या को प्रदर्शित करते हैं। जनसंख्या पिरामिड किसी देश की संरचना को दर्शाता है, आयु लिंग संरचना को। फिर ग्रामीण क्षेत्र के लोग क्रियाओं से अधिक जुड़े रहते हैं, प्राथमिक क्रियाओं से अधिक जुड़े रहते हैं। अनुसंधान, सूचना प्रौद्योगिकी से जुड़े कार्यों को क्रिया कहा जाता है, चतुर्थक क्रियाकलाप कहा जाता है या चतुर्थक क्रिया में रखा जाता है। सत्य देखिए, एशिया महाद्वीप में लिंग अनुपात सामान्यतः कम है, सत्य है। आयु लिंग संरचना का अभिप्राय विभिन्न आयु वर्गों में स्त्रियों और पुरुषों की संख्या से है, सत्य है। चोटी के आकार के पिरामिड में जन्म दर और मृत्यु दर में लगभग समान होती है, असत्य में सत्य है ये तीसरा। पश्चिमी देशों के ग्रामीण क्षेत्रों में स्त्रियों की अपेक्षा पुरुषों की संख्या कम है, असत्य है। भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि कार्यों में महिलाओं की सहभागिता अधिक है, सत्य है। ये बताया गया सत्य सत्य। इसके बाद सही जोड़ी का मिलान कीजिए। त्रिभुजाकार पिरामिड ये किससे मिलेगा? तो ये मिलेगा आपका दूसरे से। उच्च जन्म दर, प्रति 1000 पुरुषों पर स्त्रियों की संख्या, ये किससे मिलेगा? तो ये मिलेगा आपके चौथे से लिंगानुपात। द्वितीय क्रियाकलाप ये किससे मिलेगा? आपका पहले से विनिर्माण, ऑस्ट्रेलिया, तो ये जो है किससे मिलेगा? ऑस्ट्रेलिया। तीसरे से स्थिर जनसंख्या, निवास के आधार पर जनसंख्या कितने भाग? तो ग्रामीण और नगरीय जनसंख्या 2 भागों में बटी रहती है। अब एक शब्द में या एक वाक्य में उत्तर ये देखिएगा। विश्व में जनसंख्या का औसत लिंगानुपात 990 प्रति 1000 पुरुषों पर स्त्रियों की संख्या। फिर जनसंख्या पिरामिड के प्रत्येक आयु वर्ग में दायां भाग क्या दर्शाता है? स्त्रियों का प्रतिशत दायां। विश्व में निम्नतम लिंगानुपात किस देश का है? विश्व में निम्नतम लिंगानुपात संयुक्त अरब अमीरात का है, जो प्रति 100 स्त्रियों पर 311 पुरुष हैं, माने ज़्यादा हैं, पुरुष ज़्यादा है, स्त्रियां कम है। किस देश का आयु लिंगानुपात पिरामिड घंटी के आकार का है? ऑस्ट्रेलिया का। वर्तमान में विश्व की नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत कितना है? 55%। जनसंख्या संगठन के किन्हीं 2 महत्वपूर्ण सूचकांकों या सूचकों का नाम बताइए। लिंग संगठन, आयु संरचना, ग्रामीण नगरीय संगठन। चलिए इसके बाद में
विश्व के किस देश की जनसंख्या पिरामिड ह्रासमान है? जापान देश की। बाल तथा तरुण आयु वर्ग में किस आयु के बच्चों को शामिल किया जाता है? 0 से 14 आयु के बच्चों को। ग्रामीण जनसंख्या के प्रमुख व्यवसाय बताइए। कृषि, मत्स्य, आखेट, वानिकी। मत्स्य माने शिकार, कृषि खेती करना, शिकार करना, मछली पकड़ना, और वानिकी माने वन लगाना। आर्थिक दृष्टि से सर्वाधिक उत्पादक आयु वर्ग कौन सा है? 15 से 59 वर्ग, जो कि कार्यशील जनसंख्या कहलाती है। प्रौढ़ आयु वर्ग या कार्यशील जनसंख्या। जनसंख्या की आयु लिंग संरचना किसके द्वारा सबसे अच्छी तरह से प्रदर्शित होती है? पिरामिड आरेख पर, पिरामिड आरेख द्वारा। तो आगे देखिए, लोगों को किन किन आधारों पर वर्गीकृत किया जा सकता है? लोगों को आयु, लिंग और उनके निवास, व्यवसाय, शिक्षा एवं जीवन प्रत्याशा के आधार पर वर्गीकृत किया जा सकता है। आयु के आधार पर, लिंग के आधार पर। आयु माने उनकी उम्र क्या है, लिंग माने स्त्री है कि पुरुष है, उनका निवास कौन सा है, व्यवसाय कैसे कर रहे हैं वो, प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक, निवास उनका अच्छा है या बुरा है, शिक्षा उनकी ठीक है, जीवन प्रत्याशा कैसी है, इसके आधार पर वर्गीकृत किया जाता है। लिंग अनुपात से क्या अभिप्राय है? भारत में लिंगानुपात कितना है? किसी दी गई जनसंख्या में स्त्रियों तथा पुरुषों की संख्या के मध्य के अनुपात को लिंगानुपात कहा जाता है। स्त्रियों और पुरुषों की जो संख्या, उनके बीच का जो अनुपात होता है उसको लिंगानुपात कहते हैं। फिर उसको क्या कहते हैं? लिंगानुपात। भारत में वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार लिंगानुपात 1000 पुरुषों पर 940 महिलाओं का है, 940 स्त्रियों का है लिंगानुपात। चलिए आगे बढ़ते हैं। आश्रित जनसंख्या से आप क्या समझते हैं? आश्रित जनसंख्या मतलब जो कमाती नहीं है, दूसरों के कमाने पर निर्भर करती है, दूसरों के कमाई का खाती है, दूसरों की कमाई पर जीवित रहती है, उसी को कहते हैं आश्रित जनसंख्या। तो 0 से 14 वर्ष तक के बच्चे और 60 वर्ष तक के ऊपर के वृद्ध, ये जो है आश्रित होते हैं 15 से 59 वर्ष तक की कार्यशील जनसंख्या पर, उसी को कहते हैं आश्रित जनसंख्या। आश्रित जनसंख्या देश की कुल जनसंख्या का वह भाग है जिसमें 15 से कम आयु वर्ग के बच्चे तथा 60 वर्ष से ऊपर की आयु वर्ग के वृद्ध आते हैं। ये उत्पादक जनसंख्या पर आश्रित रहते हैं, काम करने वाली जनसंख्या पर डिपेंड रहते हैं, इसलिए इनको आश्रित कहा जाता है। लिंग अनुपात प्रतिकूल कब होता है? जब पुरुषों की संख्या स्त्रियों की संख्या से अधिक हो जाए तो लिंगानुपात प्रतिकूल होता है, और जब स्त्रियों और पुरुषों की संख्या बराबर हो जाए तो समानुपात कहलाता है, लेकिन जब स्त्रियों की संख्या पुरुषों से अधिक हो जाए तो अनुकूल अनुपात कहते हैं। चलिए, आयु संरचना से आपसे क्या आशय है? विभिन्न आयु वर्गों में व्यक्तियों की संख्या, जनसंख्या का मिलने वाला अनुपात, मतलब विभिन्न आयु वर्गों में व्यक्तियों की जनसंख्या का मिलने वाला अनुपात आयु संरचना कहलाता है। आयु के आधार पर 3 वर्गों में लोगों को रखा जाता है। युवक तरुण 0 से 14 वर्ष, प्रौढ़ वयस्क 15 से 59 वर्ष तथा वृद्ध 60 से अधिक आयु वाले लोग। किसी देश में लिंगानुपात कम होने के कारण बताइए। तो किसी भी देश में लिंगानुपात कम होने के कारण ये हैं: स्त्री भ्रूण हत्या की प्रथा, स्त्रियों को गर्भ में ही मार दिया जाता है, स्त्री शिशुओं की हत्या, यह भी है, स्त्रियों के प्रति घरेलू हिंसा, स्त्रियों का सामाजिक आर्थिक स्तर का निम्न होना। एक और प्रश्न है, ऑस्ट्रेलिया में स्थिर जनसंख्या पिरामिड क्यों है? ऑस्ट्रेलिया का जनसंख्या पिरामिड घंटी के आकार का है, यह शीर्ष की ओर शुंडाकार हो जाता है। इसमें जन्म दर और मृत्यु दर लगभग समान है, जिसके कारण जनसंख्या स्थिर हो जाती है। ये ऑस्ट्रेलिया के बारे में बताया। अगले प्रश्नों में देखेंगे हम, तो यहाँ बताया गया है प्रश्न, महिलाओं को गांव से नगरीय क्षेत्रों में प्रवास से रोकने वाले कारक कौन से हैं? महिलाओं को गांव से नगरीय क्षेत्रों में प्रवास से रोकने वाले कारक निम्न हैं: नगरों में आवास की कमी, रहन सहन की उच्च लागत, रोजगार के अवसरों का अभाव, सुरक्षा की कमी। किसी देश की अर्थव्यवस्था आदिम अवस्था में कब होती है? आदिम माने पुरानी अवस्था में। जब प्राथमिक क्रियाओं में संलग्न लोगों का अनुपात अधिक होता है तथा उस देश में मात्र प्राकृतिक संसाधनों का विदोहन होता है, तब उस देश की अर्थव्यवस्था आदिम अवस्था में होती है, आदिम व्यवस्था होती है। चलिए
अगला प्रश्न है, विश्व में लिंगानुपात महिलाओं के प्रतिकूल क्यों है? विश्व में लिंगानुपात महिलाओं के प्रतिकूल होने के निम्न कारण हैं। पहला, विश्व में विकसित तथा विकासशील दोनों ही अर्थव्यवस्थाओं में शिशु बालिका मृत्यु दर बाल मृत्यु दर की अपेक्षा अधिक है, यानी बालकों की अपेक्षा शिशु बालिका या शिशु बालक की कम है मृत्यु दर और शिशु बालिका की अधिक है। विकासशील देशों में 30 वर्ष की आयु के बाद महिलाओं का प्रतिशत कम होता है। विकासशील देशों में स्त्रियों को दूसरे दर्जे का स्थान दिया जाता है। प्रसव काल में महिलाओं की मृत्यु दर अधिक है। समाज में महिलाओं की दशा गौण है। बालिकाओं के पालन पोषण में भेदभाव किया जाता है, उन पर ध्यान नहीं दिया जाता। समाज में लड़कों को प्राथमिकता मिलती है जबकि लड़कियों की अपेक्षा की जाती है। आयु संरचना से क्या तात्पर्य है? इसके प्रकारों को स्पष्ट कीजिए। जनसंख्या की आयु संरचना से तात्पर्य देश की कुल जनसंख्या में विभिन्न आयु वर्गों के कितने प्रतिशत लोग रहते हैं, या विभिन्न देशों की जनसंख्या में विभिन्न आयु वर्गों के कितने प्रतिशत लोग हैं। आयु संरचना देश की अर्थव्यवस्था को प्रभावित करती है। देखते हैं पहला, आयु संरचना के प्रकार। आयु के अनुसार जनसंख्या को निम्नलिखित 3 वर्गों में विभाजित किया जाता है। बाल जनसंख्या, 15 वर्ष से कम आयु वाली जनसंख्या बाल जनसंख्या होती है। विश्व की कुल जनसंख्या का 36% भाग बाल जनसंख्या का है। विकसित देशों में बाल जनसंख्या का प्रतिशत 25 है, जबकि विकासशील देशों में 40% है। चलिए, प्रौढ़ जनसंख्या 15 से 59 वर्ष तक की आयु वाली जनसंख्या प्रौढ़ जनसंख्या कहलाती है। विकसित देश 6 देशों में प्रौढ़ जनसंख्या 60% तथा विकासशील देशों में, विकसित देशों में तो है कितनी 60%, विकासशील देशों में जो है प्रौढ़ आयु वर्ग की प्रतिशत कितना है 55%। आर्थिक दृष्टि से प्रौढ़ जनसंख्या महत्वपूर्ण होती है क्योंकि इसी पर बाल और वृद्ध जनसंख्या का भार होता है। अब ये यहाँ पे बताया गया है कि कितना कितना ये प्रतिशत देख लीजिएगा, इसको समझिएगा। 0 से 14 वर्ष तक के 1950 में 35% थे। 15 से 59 वर्ष तक के 58% थे। वृद्ध थे 8%। 70 में जो है 38%। 0 से 14 वर्ष तक के हो गए 55%। प्रौढ़ आयु वर्ग के जो कि कार्यशील जनसंख्या 8% वृद्ध थे। 1990 में 33% बालक हो गए और कार्यशील जनसंख्या 58% और 9% वृद्ध। 2010 में 27% बाल आयु वर्ग के और ये 62% जो है प्रौढ़ आयु वर्ग के जो कार्यशील जनसंख्या और 11% वृद्ध। 2030 तक 23% तो बालक रहेंगे, बाल आयु वर्ग के रहेंगे और 61% जो है क्या हो जाएंगे प्रौढ़ आयु वर्ग के और 17% वृद्ध। 2050 तक 20% बाल आयु वर्ग हो जाएगी और प्रौढ़ आयु वर्ग 56% और 22% आपका 58% है और 22 आपका क्या हो जाएगा वृद्ध आयु वर्ग। ये आपका बताया वृद्ध आयु वर्ग। 60 वर्ष से अधिक आयु वाली जनसंख्या वृद्ध जनसंख्या मानी जाती है। विकसित देशों में यह बताएगा 60 वर्ष से अधिक आयु वाली जनसंख्या वृद्ध जनसंख्या मानी जाती है। विकसित देशों में वृद्ध जनसंख्या 15% तक होती है। विकासशील देशों में यह केवल 5% तक होती है। फिर आगे बताया है जनसंख्या पिरामिड के प्रकार। जनसंख्या पिरामिड निम्न 3 प्रमुख प्रकार है। विस्तृत जनसंख्या पिरामिड मेक्सिको, बांग्लादेश। स्थिर जनसंख्या पिरामिड ऑस्ट्रेलिया। ह्रासमान जनसंख्या पिरामिड जापान। ऐसा बताया उसमें। फिर एक अंतर दिया है ग्रामीण जनसंख्या और नगरीय जनसंख्या में अंतर देख लीजिए। अंतर, किसी देश की कुल जनसंख्या का वह भाग जो गांवों में रहता है ग्रामीण जनसंख्या कहलाता है। किसी भी देश की कुल जनसंख्या का वह भाग जो छोटे और बड़े नगरों में रहता है नगरीय जनसंख्या कहलाता है। विश्व की जनसंख्या का 53% भाग गाँवों में रहता है। विश्व की जनसंख्या का 47% भाग नगरों में रहता है। यह जनसंख्या मुख्य रूप से प्राथमिक क्रियाओं में संलग्न रहती है। यह जनसंख्या मुख्य रूप से द्वितीयक, तृतीयक और चतुर्थक क्रियाकलापों में संलग्न होती है। यह चतुर्थक क्रियाओं में लगी रहती है। ये आपका जनसंख्या का अंतर था। 2 पॉइंट और हैं इसके। ग्रामीण जनसंख्या का देखिए क्या है। जनसंख्या की वृद्धि दर निम्न होती है कहाँ? गाँव में। जनसंख्या की वृद्धि दर उच्च होती है नगरों में।
ग्रामीण जनसंख्या के जीवन की गति धीमी होती है, नगरीय जनसंख्या के जीवन की गति तेज होती है, ये अंतर था। फिर अगला प्रश्न हम एक और देखते हैं। अब मानव विकास, अगला चैप्टर है अध्याय 4 मानव विकास, ह्यूमन डेवलपमेंट। इसमें देखते हैं अपन कौन से प्रश्न महत्वपूर्ण हैं। चलिए, इसके जो लघु वस्तुनिष्ठ प्रश्न है वो देखिए। डॉक्टर महबूब उल हक ने मानव विकास सूचकांक निर्मित कब किया था? तो ये जो है उन्होंने किया था 1990 में। महबूब उल हक ने मानव विकास सूचकांक निर्मित किया था 1990 में। निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सर्वोत्तम वर्णन करता है? तो कौन करता है? ख नंबर आता है इसका, गुण में धनात्मक परिवर्तन। प्रत्येक व्यक्ति को उपलब्ध अवसरों के लिए समान पहुंच की व्यवस्था करना कहलाता है। क्या कहलाता है? तीसरे का घ, समता कहलाता है। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ने मानव विकास के निम्न में से किस उपागम को प्रस्तावित किया? तो किस उपागम को प्रस्तावित किया? तो इसके लिए 4 का होता है, आधारभूत आवश्यकता उपागम, क्षमता उपागम, कल्याण उपागम, आय उपागम को नहीं, आधारभूत आवश्यकता उपागम को प्रस्तावित किया। किस देश ने सकल राष्ट्रीय प्रसन्नता को देश की प्रगति का आधिकारिक माप घोषित किया है? तो किसने किया ये बताना है। तो इसका 5वें का आएगा ख, भूटान ने किया। अगला है, निम्न में से कौन सा देश मानव विकास सूचकांक में प्रथम स्थान रखता है? तो कौन सा देश रखता है? निम्न में से कौन सा देश मानव विकास सूचकांक में प्रथम स्थान रखता है? तो ये रखता है घ, नॉर्वे। फिर रिक्त स्थानों की पूर्ति, डॉक्टर हक की अवधारणा में सभी प्रकार के विकास का केंद्र बिंदु मानव है। स्वास्थ्य का मूल्यांकन करने के लिए चुना गया सूचक जीवन प्रत्याशा है। अपने विकल्प चुनने के लिए शक्ति प्राप्त करना कहलाता है सशक्तिकरण। उपागम मानव विकास की सबसे पुरानी उपागम है आय उपागम। प्रौढ़ साक्षरता दर और सकल नामांकन अनुपात ज्ञान तक लोगों की पहुंच को प्रदर्शित करते हैं। सत्य को देख लीजिए। वृद्धि और विकास दोनों समय के संदर्भ में परिवर्तन को इंगित करते हैं। उच्च मानव विकास, ये सत्य है, उच्च मानव विकास स्कोर वाले देश यूरोप में अवस्थित हैं, ये भी सत्य है। संसाधनों तक पहुंच को क्रय शक्ति के संदर्भ में मापा जा सकता है, सत्य। मानव विकास का अर्थ केवल आर्थिक विकास से होता है, यह सत्य है। मानव विकास सूचकांक का क्रम 0 से 1 के बीच के स्कोर पर आधारित होता है, सत्य है। अब सही जोड़ी और मिला लीजिए। सार्थक जीवन, इसका मिलान होगा 4 से 5, 4 से जीवन का कोई उद्देश्य होना। मानव विकास के मूलभूत क्षेत्र, इसका मिलान होगा 5 से स्वास्थ्य, शिक्षा और संसाधनों तक पहुंच। गुणात्मक परिवर्तन, इसका मिलान होगा दूसरे से विकास से। दक्षिण एशियाई अर्थशास्त्री, तो कौन है दक्षिण एशियाई अर्थशास्त्री? ये है चौथे का पहला, अमर्त्य सेन। आधारभूत आवश्यकता उपागम, इसका तीसरा है 6 न्यूनतम आवश्यकताओं का समूह। अब एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर देखिए। इसमें बताइए यूएनडीपी द्वारा प्रयुक्त मानव विकास मापन के 2 महत्वपूर्ण सूचकांक हैं, मानव विकास सूचकांक और गरीबी सूचकांक। किस विद्वान ने विकास का मुख्य ध्येय स्वतंत्रता की वृद्धि के रूप में देखा? डॉक्टर अमर्त्य सेन ने। और अगला प्रश्न, विकास का अर्थ बताइए। विकास का अर्थ गुणात्मक परिवर्तन से जो कि मूल्य सापेक्ष होता है, मतलब अच्छा मूल्य मिलेगा तो विकास है, नहीं मिलेगा तो नहीं। डॉक्टर महबूब उल हक ने मानव विकास सूचकांक को किस वर्ष में निर्मित किया? 1990 में। यूएनडीपी का पूरा नाम संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम है ना। बाल लिंग अनुपात में गिरावट के मुद्दे को संबोधित करने के लिए भारत सरकार ने किस कार्यक्रम को शुरू किया है? बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कार्यक्रम। प्रोफेसर अमर्त्य सेन का संबंध मानव विकास के किस उपागम से है? क्षमता उपागम से। मानव विकास सूचकांक में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? 130वां स्थान, मानव विकास प्रतिवेदन 2018 के अनुसार। फिर आता है
अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन किस उपागम को प्रस्तावित करते हैं? अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ने किस उपागम को प्रस्तावित किया था? आधारभूत आवश्यकता उपागम। मानव विकास का उद्देश्य क्या है? मानव विकास का उद्देश्य जीवन की गुणवत्ता में सुधार है। अति उच्च मानव विकास स्तर वाले देशों का मानव विकास सूचकांक का स्कोर होता है 0.800 से ऊपर। फिर प्रश्न उत्तर देखिए। अति लोगों में क्या वृद्धि तथा विकास एक ही अर्थ है? क्या दोनों एक दूसरे के साथ चलते हैं? वृद्धि तथा विकास का एक ही अर्थ नहीं होता है। वृद्धि मात्रात्मक तथा मूल्य निरपेक्ष होती है तथा धनात्मक या ऋणात्मक दोनों हो सकती है, जबकि दूसरी ओर विकास गुणात्मक तथा मूल्य सापेक्ष होता है तथा गुणवत्ता में सकारात्मक परिवर्तन को दर्शाता है। सामान्यतः वृद्धि तथा विकास साथ साथ नहीं चलते। विकासहीन वृद्धि से क्या आशय है? विकासहीन वृद्धि में वृद्धि तो होती है, लेकिन वृद्धि के सकारात्मक न होने के कारण गुणवत्ता में सकारात्मक परिवर्तन नहीं हो पाता। इसको विकासहीन वृद्धि कहा जाता है। सार्थक जीवन क्या होता है? सार्थक जीवन केवल एक लंबा जीवन नहीं, अपितु इसका आशय है कि लोगों का जीवन स्वस्थ हो, वे अपनी क्षमता बढ़ाने योग्य हों तथा समाज में अपने उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए स्वतंत्र हों। क्या है इसका? फिर से देखिए। सार्थक जीवन क्या होता है? सार्थक जीवन केवल एक लंबा जीवन ही नहीं, अपितु इसका आशय है कि लोगों का जीवन स्वस्थ हो, वे अपनी क्षमता बढ़ाने योग्य हों तथा समाज में अपने उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए स्वतंत्र हों। अगला प्रश्न है, डॉक्टर महबूब उल हक ने मानव विकास का वर्णन किस प्रकार किया? डॉक्टर महबूब उल हक ने मानव विकास का वर्णन एक ऐसे विकास के रूप में किया है जो लोगों के विकल्पों में वृद्धि करता है और उनके जीवन में सुधार लाता है। मानव विकास के संदर्भ में उत्पादकता का क्या आशय है? मानव विकास के संदर्भ में उत्पादकता का आशय है मानवीय कार्य क्षमता में निरंतर वृद्धि करना। आधारभूत आवश्यकता उपागम में कौन सी आवश्यकताओं की पहचान की जाती है? आधारभूत आवश्यकता उपागम में 6 न्यूनतम आवश्यकताओं की पहचान की जाती है। यह आवश्यकताएं निम्न हैं: स्वास्थ्य, शिक्षा, भोजन, जलापूर्ति, स्वच्छता और आवास। मानव गरीबी सूचकांक क्या है? मानव गरीबी सूचकांक मानव विकास सूचकांक से संबंधित है। यह सूचकांक मानव विकास में कमी को मापता है। मानव विकास में कमी को मापता है। यह एक बिना आय वाला माप है। मानव विकास सूचकांक क्या है? मानव विकास सूचकांक आधारभूत मानव विकास की औसत उपलब्धियों का एक सरल संश्लिष्ट सूचकांक है जिससे विश्व के देशों की रैंक का निर्धारण होता है। मानव विकास सूचकांक यह प्रदर्शित करता है कि मानव विकास के प्रमुख क्षेत्रों में क्या उपलब्धि हुई है। फिर अगला है, निम्न सूचकांक स्कोर वाले देश किन घटनाओं के दौर से गुजर रहे हैं? निम्न सूचकांक स्कोर वाले देश छोटे देश हैं। यह देश राजनीतिक उपद्रव, गृह युद्ध के कारण सामाजिक अस्थिरता, अकाल अथवा बीमारियों की अधिक घटनाओं के दौर से गुजर रहे हैं। उच्च मानव विकास स्कोर वाले देशों की कोई 2 विशेषताएं बताइए। उच्च मानव विकास स्कोर वाले देशों की निम्न विशेषताएं: इन देशों में सामाजिक सेक्टरों में अधिक निवेश होता है। यह देश राजनीतिक उपद्रव और अस्थिरता से प्रायः स्वतंत्र होते हैं। तो इस तरह से ये प्रश्न थे। धन्यवाद। अब आप इस वीडियो को देखिएगा।